सभी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रियाज एकेडमी 12वीं पर। आज से हम लोग इकोनॉमिक्स की कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक होता है इकोनॉमिक्स और एक होता है इकोनॉमी। जब लोगों के मन में आता है लोग इकोनॉमिक्स बोल देते हैं, जब मन में आता है लोग इकोनॉमी बोल देते हैं। क्या होता है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी? आज हम लोग इंट्रोडक्शन के माध्यम से, इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन के माध्यम से आज देखेंगे। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों में क्या अंतर होता है? तो अर्थशास्त्र जो है एक विषय है, एक सब्जेक्ट है। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के, वस्तुओं और सेवाओं के, वस्तुओं एवं सेवाओं के, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की, वस्तु और सेवा कैसे उत्पादित होगी, उत्पादन, वितरण और उपभोग, उनका यूज कैसे किया जाएगा, उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन करना ही, प्रक्रिया का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। ये होता है इकोनॉमिक्स। अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थव्यवस्था क्या होती है? जब हम लोग इसका प्रैक्टिकल करते हैं, या अर्थशास्त्र का, अर्थशास्त्र जो होते हैं सिद्धांत होते हैं, इसी सिद्धांत का व्यवहारिक रूप से प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। या अर्थशास्त्र का क्रियाशील रूप ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। एक होता है चीज़ों को पढ़ना और एक होता है उनका प्रैक्टिकल करना। जैसे कि बायो में आप लोगों ने देखा होगा, थ्योरी अलग होती है, प्रैक्टिकल अलग होता है। प्रैक्टिकल करना क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था हो जाएगा, वस्तुओं और सेवाओं का, और इनके बारे में पढ़ना क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र हो जाएगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल है इसका बहुत अच्छा, जैसे मार्कर की इंक का सिद्धांत है कि अगर हम इंक को पिएंगे तो हमारी किडनी फेल हो जाएगी। लेकिन कोई व्यक्ति आया, इंक निकाला, पी गया, उसकी किडनी फेल हो गई, तो उसने क्या किया? प्रैक्टिकल कर लिया। तो प्रैक्टिकल करना ही क्या कहलाएगा? अर्थव्यवस्था कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी अर्थशास्त्र का क्रियाशील रूप ही, अर्थशास्त्र का क्रियाशील रूप ही क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है, इकोनॉमी कहलाता है। उसके बाद इसके पिता, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। इन्होंने सन 1776 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम है पुस्तक का? द वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। इसको हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रों की संपदा। इसमें इन्होंने बताया धन का विज्ञान। पूछा जाता है अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा है? तो एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताया है। एडम स्मिथ कौन है? एडम स्मिथ हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, या अर्थशास्त्र के पिता है, अर्थशास्त्र के पिता। कई बार पूछा गया अर्थशास्त्र के पिता कौन है? तो अर्थशास्त्र के पिता हो जाएंगे एडम स्मिथ। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशन, जो सन 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसमें इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताया है। इसके बाद देख लेते हैं अर्थशास्त्र के प्रकार। अर्थशास्त्र के दो प्रकार होते हैं, एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? दोनों रख करते हैं फिर बताते हैं। तो अर्थशास्त्र के प्रकार कितने हो जाएंगे? दो प्रकार हो जाएंगे। एक को बोलेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरे को बोलेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। इसको बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रोमिक्स होता है छोटा, और इसको बोला जाता है माइक्रो। माइक्रोमिक्स क्या होता है? माइक्रोमिक्स होता है बड़ा अर्थशास्त्र, और ये हो जाएगी समष्टि अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। अब अंतर याद रहेगा दोनों में क्या अंतर है?
ये हो जाएगी एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरी समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, जब हम किसी अर्थव्यवस्था में छोटे छोटे पहलुओं पर बात करते हैं। मान लो जैसे हम जंगल की पूरी बात नहीं कर रहे हैं, जंगल में उत्पादित एक पेड़ की बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अगर हम पूरे जंगल की बात कर ले रहे हैं, वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि बाराबंकी में तमाम कोचिंग है, लेकिन हम किसी एक कोचिंग के बारे में, एक कोचिंग में होने वाले लाभ की, एक कोचिंग में होने वाले हानि की तथा एक कोचिंग में आने वाले बच्चों की बात करेंगे, तो वो सब किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अगर हम बाराबंकी की समस्त कोचिंग को शामिल कर लें, उसमें होने वाले लाभ की, उसमें होने वाली हानि की, उसमें आने वाले बच्चों की, वो सब क्या हो जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ जाएगा। जब हम बड़े बड़े पहलुओं पर बात करते हैं, तो वो सब आ जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। इसके बाद तो इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को और समष्टि अर्थशास्त्र को। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को जाना जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से, इसको जाना जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से, और व्यष्टि अर्थशास्त्र को जाना जाता है बृहद अर्थशास्त्र के नाम से, बृहद अर्थशास्त्र। तो क्या हो जाएगा, जब हम अर्थव्यवस्था में बड़े बड़े छोटे छोटे पहलुओं पर बात करते हैं, वो हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। जब हम अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े पहलुओं पर बात की जाती है, वो हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। इसके बाद देखते हैं इसका, जैसे कि इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे एक कोचिंग या किसी एक बिजनेस के बारे में, एक उद्योग के बारे में बात कर रहे हैं, या एक उद्यमी के बारे में। इसमें सब हमेशा एक एक चीज़ों को ध्यान में रखकर बात की जाती है। एक उद्यमी या एक बिजनेसमैन के बारे में बात करते हैं, वो सब इसमें आ जाएगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। समष्टि में क्या हो जाएगा, इसमें समस्त पूरे बड़े लेवल, बड़े बड़े पहलुओं पर बात की जाती है। जैसे कि जनसंख्या, जनसंख्या क्या होती है, पूरे देश की जनसंख्या। या बजट, बजट क्या होता है, पूरे देश के लिए बजट बनाया जाता है। या मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, ये सब क्या है, पूरे देश लेवल पर होती है। ये सारे टॉपिक हैं, आप सभी को वीडियो क्लासेस के माध्यम से ये टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। तो ये सब किस में आ जाएगा, ये सब बृहद अर्थशास्त्र में आ जाएगा। जैसे कि अगर किसी एक घर की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे, वो आ जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। लेकिन पूरे देश के बारे में बात जब करेंगे, तो आ जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। जैसे कि एक जिले का कंपैरिजन हम एक राज्य से करवाते हैं, तो जिला जो हो जाएगा वो हो जाएगा व्यष्टि, और जो राज्य हो जाएगा वो समष्टि हो जाएगा। जैसे एक जिले का कंपैरिजन, एक जिला का कंपैरिजन एक राज्य से करवाते हैं, तो इसमें क्या व्यष्टि हो जाएगा, क्या समष्टि हो जाएगा। एक जिला जो है ये व्यष्टि हो जाएगा, एक राज्य जो है ये समष्टि हो जाएगा। अगर एक राज्य का कंपैरिजन एक देश से करवाते हैं, तो देश क्या हो जाएगा, देश क्या हो जाएगा, देश हो जाएगा समष्टि, और राज्य क्या हो जाएगा, व्यष्टि। इसके बाद देखते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या होती है, अभी मैं बताया थोड़ी देर पहले, कोई बता सकता है। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी। अर्थशास्त्र का क्रियाशील रूप ही अर्थव्यवस्था कहलाता है, या अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप से प्रयोग करना ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं, जो काफी बार एग्जाम में आए हैं। तो पहला क्षेत्र होता है जिसे प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, इसमें क्या होता है, इसमें प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो चीजें डायरेक्ट नेचर से हमें प्राप्त होती हैं, उनको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। द्वितीय क्षेत्र में होता है जो चीजें हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो रही हैं, उनका कुछ निर्माण किया जा रहा है, वे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को
तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसमें लोगों के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को शामिल किया जाता है। चतुर्थक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के अनुसंधान, IT सेक्टर वगैरह आ जाते हैं। इसके बाद है पंचम क्षेत्र। ये अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्र होते हैं। अभी बारी बारी से बता रहे हूँ किसमें क्या होता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र, अब देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, इसमें प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट जो चीज़ें नेचर से प्राप्त होती हैं उनको उत्पाद के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे कि कृषि से गेहूँ चावल प्राप्त होता है, वो सब किसमें आ जाएगा, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, कृषि से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं वो सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद है पशुपालन भी कृषि से संबंधित है। ये सब किसमें आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो जाएगा। और क्या आ जाएगा, खनन वगैरह आ जाएगी। जो खनिज पदार्थ हमारे धरती से निकलते हैं वे सब किसमें आ जाएंगे, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो चीजें हमें यहाँ पर प्राप्त हो रही हैं प्राथमिक क्षेत्र से, उनका प्रयोग हम कच्चे माल के रूप में करते हैं। मतलब यहाँ पे जो चीजें प्राप्त होती हैं उनसे कुछ बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ कृषि से गेहूँ प्राप्त हुआ, गेहूँ के लिए पार्ले जी बिस्किट बनाने के लिए यहाँ पे फैक्ट्री लगी, मतलब जो बिस्किट बनाया जा रहा है ये उद्योग क्षेत्र में आ जाएगा। द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं, उद्योग क्षेत्र। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें विभिन्न प्रकार के उद्योगों को शामिल किया जाता है। या निर्माण क्या होता है, कंस्ट्रक्शन। इसमें प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। और विनिर्माण, जैसे जो चीजें निर्मित थी उनका रिसाइकिल करके कुछ बनाया गया, वो आ जाएगा विनिर्माण। तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। सेवा क्षेत्र, इसमें लोगों के द्वारा दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाओं को शामिल किया जाता है। जैसे कि कई बार पूछा गया है, लोक प्रशासन या पुलिस किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो लोक प्रशासन आ जाएगा, लोक प्रशासन हो जाएगा। या शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हम यहाँ पर खड़े होकर आपको पढ़ा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर क्या करता है, अपनी सेवाएं देता है। शिक्षा आ जाएगा, चिकित्सा आ जाएगा, चिकित्सा। जैसे कि हम लोग बस से जाते हैं, जो पब्लिक बस वगैरह होती है, किराया देता है, हमारी यात्रा को सरल बना देता है। या पूरी बस दे देता है तो यात्रा को सरल बना देता है। तो परिवहन इसमें आ जाएगा, परिवहन। ये सब किसके विषय है, ये सब तृतीय क्षेत्र के विषय है। चतुर्थ क्षेत्र में क्या होता है, आजकल IT सेक्टर का जमाना है, इसमें विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को जो शामिल किया जाता है। ये क्षेत्र किससे संबंधित है, IT सेक्टर से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। इसमें इसको बोला जाता है सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र। और इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो शोध व अनुसंधान संस्थान है उनको इसमें शामिल कर लिया जाता है। शोध एवं अनुसंधान संस्थान, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की रिसर्च वगैरह होती है, वो सब किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, वो सब चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। पंचम क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, इसमें विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञों को शामिल किया जाता है, जो ये नीतियाँ बनाते हैं कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये सब अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, जो ये नीतियाँ बनाते हैं कि देश को कैसे शामिल किया जाए। तो इसमें उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो ये नीतियाँ बनाते हैं, वो सब पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्रयोग करना। इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन इत्यादि को किसमें रखा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, इसमें जो चीजें प्रकृति रूप से प्राप्त हुए हैं उनका प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इसको उद्योग क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि निर्माण, कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गया, विनिर्माण हो गया, गैस, विद्युत, जल आपूर्ति, ये सब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
तृतीय क्षेत्र क्या होता है? तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें लोगों के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को शामिल किया जाता है, जैसे कि लोक प्रशासन, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, ये सब किस सूची के हैं? तो ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि लड़कियों का ब्यूटी पार्लर हो जाता है, वो किसमें आएगा? ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ब्यूटी पार्लर में क्या होता है? वहाँ पर कुछ वस्तु देते हैं कि सेवा करते हैं, वहाँ पर सेवा करके मसाज वसाज करके ग्लो ला देते हैं, इसीलिए वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। चतुर्थ क्षेत्र क्या होता है? इसमें इस क्षेत्र को IT सेक्टर भी बोला जाता है। जैसे कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इसमें विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को शामिल किया जाता है। शोध व अनुसंधान संस्थान भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। पंचम क्षेत्र में जो अपने अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं, उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो ये नीतियाँ बनाते हैं कि देश को कैसे आगे ले जाया जाए। तो इसमें कोई व्यक्ति आ जाएंगे पंचम क्षेत्र के अंतर्गत। इसके बाद देखते हैं अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, या इसको कितने भागों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण को अब हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, या अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले होती है सरकार की भूमिका के आधार पर, विकास के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, नियोजन के आधार पर और निर्भरता के आधार पर। लास्ट है विदेशों के साथ संबंध के आधार पर। तो सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? जिन देशों की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है या निजी लोगों की भागीदारी सबसे ज़्यादा होती है, वे देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश कहलाते हैं। जैसे कि पंखा है, मान लो देश में केवल पंखा का उत्पादन हो रहा है और कुछ उत्पादन नहीं हो रहा, और पंखा उत्पादन में कौन है? निजी कंपनियां योगदान दे रही हैं, तो वो देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश कहलाएंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे कि कई बार एग्जाम में पूछा गया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कैसा देश है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। फ्रांस हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण रहता है। मतलब कि जो भी चीज़ें उत्पादित हो रही हैं, चाहे वस्तु हो रही हो या सेवा हो रही हो, उन पर सरकार की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है। वे देश समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे रूस कैसा देश है? समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। और क्या हो जाएगा एग्जाम्पल? वियतनाम कैसा देश है? ये भी समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, आप लोगों ने सुना होगा भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, लेकिन मिश्रित होता क्या है? जैसे कि उत्पादन के साधन हैं, उन पर सरकार की भी भूमिका है और निजी क्षेत्रों की भी भूमिका है, प्राइवेट लोगों की भी भूमिका है। मतलब दोनों लोग सहभागिता से वस्तु तथा सेवा का उत्पादन कर रहे हैं। वे देश इसी में आ जाएंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश में। जैसे कि भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब देश है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश कहलाते हैं। कई बार एग्जामों में पूछा गया है भारत कैसी अर्थव्यवस्था वाला देश है? तो भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसके बाद देखते हैं विकास के आधार पर। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है: विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और होती है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है? जिस देश में लोगों की आर्थिक समृद्धि का जो स्तर होता है ये काफ़ी ज़्यादा उच्च होता है, या यहाँ के लोगों का रहन सहन जो होता है अच्छा होता है, खाने पीने की कोई कमी नहीं होती, देश में गरीबी नहीं होती है, बेरोजगारी नहीं होती है, वे देश विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश कहलाएंगे। जैसे कि अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब कैसे देश हैं? ये सब विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होता है? विकासशील अर्थव्यवस्था में जो देश होते हैं ये विकसित की ओर अग्रसर रहते हैं। मतलब कि ये जो है अपना विकास पूरा कर चुके होते हैं, ये
विकास की ओर अग्रसर रहते हैं, ये सब देश कहलाते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश। जैसे कि भारत है, भारत कैसा देश है? भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। पाकिस्तान है, श्रीलंका है, या देख लेते हैं चाइना है, ये सब विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है? जिस देश में लोगों के रहन सहन का स्तर काफ़ी ज़्यादा निम्न होता है, वहाँ पर लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, भुखमरी से जूझ रहे हैं, खाना नहीं है, देश में प्रोडक्शन नहीं हो रहा, उत्पादन नहीं हो रहा, वे सब देश जो हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। इनको अभी जो है विकासशील पहुँचने में भी बहुत समय लग जाएगा। ये देश जो होते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश कहलाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश के? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि अफ्रीका की कुछ कंट्री हैं जहाँ पर इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। जैसे नाइजर देश का नाम सुना होगा, चाड का नाम सुना होगा, या युगांडा का नाम सुना होगा। ये सब देश कैसे हैं? ये सब अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। इसके बाद देखते हैं क्षेत्र के आधार पर। तो क्षेत्र के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है: कृषक क्षेत्र आधारित, औद्योगिक क्षेत्र आधारित और सेवा क्षेत्र आधारित। कृषक क्षेत्र आधारित अर्थव्यवस्था क्या होती है? जिस देश की जीडीपी में, आगे हम बताएंगे अगली क्लासों में कि जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है। तो देखते हैं, जिस देश की जीडीपी में 50% 50% प्लस 50% से अधिक लोग कृषि कार्य में लगे रहते हैं, या देश की जीडीपी में 50% योगदान कृषि क्षेत्र से आता है, वो देश कृषक अर्थव्यवस्था वाला देश कहलाया जाता है। जैसे कि भारत किस अर्थव्यवस्था वाला है? कृषक अर्थव्यवस्था वाला है, क्योंकि भारत की अभी 52% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी रहती है। सेम डिफिनेशन हो जाएगी औद्योगिक क्षेत्र आधारित। औद्योगिक क्षेत्र आधारित में क्या होता है? देश की जो इनकम हो रही है, इनकम में 50% जो योगदान है वो औद्योगिक क्षेत्र से आ रहा हो, या 50% से अधिक लोग उद्योग क्षेत्रों में लगे रहे हों, वो देश औद्योगिक क्षेत्र आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश कहलाएगा। जैसे कि चाइना, चीन में क्या है? 50% से अधिक लोग उद्योग कार्यों में लगे रहते हैं। सेवा क्षेत्र आधारित अर्थव्यवस्था क्या होती है? सेवा क्षेत्र आधारित, यहाँ पे सेम डेफिनेशन हो जाएगी, 50% लोग सेवा कार्यों में लगे रहते हो, या देश की जीडीपी का 50% जो योगदान है वो सेवा कार्यों से आ रहा हो, वे देश सेवा क्षेत्र। अगला देखते हैं सेवा क्षेत्र आधारित अर्थव्यवस्था। सेवा क्षेत्र आधारित अर्थव्यवस्था क्या होती है? जिस देश में 50% लोग सेवा कार्यों में लगे रहते हो, या 50% से अधिक योगदान जीडीपी का सेवा क्षेत्रों से आ रहा हो, वे देश क्या होते हैं? सेवा क्षेत्र आधारित अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं। जैसे कि यूएसए हो गया। अमेरिका कैसा देश है? अमेरिका जो है सेवा क्षेत्र आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसके बाद अगला देखते हैं नियोजन के आधार पर। नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की होती है, एक होती है योजना आधारित और दूसरी होती है गैर योजना आधारित। योजना आधारित में क्या होता है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारें जो होती हैं वो एक योजना बनाकर या भविष्य के लिए अच्छी रणनीति बनाकर अपनी सरकार चलाती हैं, वे देश योजना आधारित अर्थव्यवस्था वाले देश कहलाते हैं। गैर योजना आधारित में जैसे कि सरकार बिना कोई योजना बनाए, बिना किसी की सलाह लिए जो मन में आया वो कर दे। कहीं पुल की ज़रूरत है, हाँ पुल बनवा दो, कहीं रेलवे लाइन की ज़रूरत है, हाँ रेलवे लाइन बनवा दो। वे सब देश जो होते थे गैर योजना आधारित अर्थव्यवस्था वाले देश कहलाते थे। जो वर्तमान में ज़्यादातर सब योजना आधारित अर्थव्यवस्था वाले देश है। गैर योजना आधारित वाला कोई नहीं। पहले रूस था, रूस जो था गैर योजना मतलब कोई योजना बनाकर वहाँ काम नहीं करता था। इसके बाद है निर्भरता के आधार पर। निर्भरता के आधार पर भी 3 प्रकार की होती है: आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, आश्रित अर्थव्यवस्था और परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। आत्मनिर्भर क्या? देश में जो उत्पादित हो रहा है वो खुद खा रहे हैं, ना किसी देश से मांग रहे हैं, वो क्या हो जाएगी? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। मतलब देश में जितना भी उत्पादन हो रहा है खुद खा रहे हैं, ना किसी को बेच रहे हैं, ना किसी अन्य देश से मंगवा रहे हैं, वे सब देश हो जाएंगे आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था वाले देश। जैसे कि उत्तर कोरिया हो गया, ये ज़्यादातर किसी अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकते। आश्रित वाले क्या होते हैं?
जो पूरी तरह से किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं, पूरी तरह से किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उन देशों को कहा जाता है आश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश। जैसे कि मालदीव हो गया, मालदीव पूरी तरह से आश्रित है विदेशी पर्यटन पर। अगर कोई देश से पर्यटन जाएंगे तब मालदीव का ग्रोथ होगा, वो हो जाएगी आश्रित है। जैसे कि भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ये सब क्या है आश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था मतलब ज़्यादातर देश जो हैं वे सब परस्पर अर्थव्यवस्था वाले देश है। इसमें क्या होता है, जो जैसे कि हमारे देश में चावल का उत्पादन ज़्यादा हो गया तो हमने अपना चावल बेच दिया किसी अन्य देश को, और किसी देश में दाल का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो हमने दाल खरीद लिया। तो क्या हो जाएगा, परस्पर निर्भर मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं वे देश कैसे हो जाएंगे, परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था वाले देश हो जाएंगे, ज़्यादातर देश परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था वाले देश। इसके बाद है लास्ट है विदेशों के साथ संबंध के आधार पर। एक होता है खुली अर्थव्यवस्था और एक होता है बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था क्या होता है, जिसमें देश अपना व्यापार लगभग सभी देशों के साथ करते हैं, वे देश खुली अर्थव्यवस्था वाले देश कहलाते हैं। ज़्यादातर देश खुली अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। बंद अर्थव्यवस्था वाले देश, बंद अर्थव्यवस्था में हो जाएगा अपना व्यापार किसी अन्य देश के साथ नहीं करते या कुछ चुनिंदा देशों के साथ करते हैं, वे देश बंद अर्थव्यवस्था वाले देश कहलाते हैं। जैसे कि उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया कैसा देश है, ये पेपर में पूछा गया है। उत्तर कोरिया बंद अर्थव्यवस्था वाला देश है। ये जो है अपना व्यापार कुछ चुनिंदा देशों के साथ करते हैं ज़्यादा, और किसी अन्य देशों के साथ नहीं करते हैं। इन्होंने अपना व्यापार या अपनी व्यापार की सीमाएं जो है बंद कर रखी हैं। वे सब देश बंद अर्थव्यवस्था वाले देश कहलाते हैं। और ज़्यादातर देश कैसे हैं, खुली अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जिन्होंने नोट्स नहीं बनाया है आराम से वीडियो को देख कर नोट्स बना लेंगे, ताकि कोई बड़े से बड़ा अर्थशास्त्री अगर नोट्स देखे तो आपकी पीठ थपथपा कर जाए। ठीक है, आई होप मज़ा आया होगा। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।